हेलो एवरीवन। आज हमें एक हास्यरंग निबंध देखना है जिसका नाम है सफर का साथी और सिरदर्द और निबंधकार है राम नारायण उपाध्याय, जिनका जन्म 1918 में खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ है। निबंधकार का परिचय देते समय हम यह कहेंगे कि ये लघु कथाकार के रूप में मशहूर है। इनकी भाषा सरल और स्वाभाविक है। बहुत ही प्रभावी ढंग से ये लिखते हैं। इनके लेखन साहित्य में व्यंग, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्टाज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि 30 से अधिक किताबें मशहूर हैं। इन्होंने लोक भाषा के साथ साथ विभिन्न बोली भाषा को संवर्धन करने की कोशिश की है। व्यंगकार हमें यहाँ यह बताते हैं कि जो लोग रेल यात्रा में मुफ्त में अखबार पढ़ते हैं, बेवजह दुनिया भर की यहाँ सलाह देते हैं और हमें लगातार प्रश्न पूछते हैं, इस पर करारा व्यंग किया है और हमें यहाँ सीख भी दी है कि इस तरह के बुराइयों से हमें बचना चाहिए। लेखक ये कहते हैं कि मुझे अकेले यात्रा करने में बड़ा आनंद आता है। चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाले नदी में कल्पना में डुबकी लगाना और जो पास लगते वृक्ष है उसके निरंतर पीछे छूटे जाने का और दूर से भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में मुझे बड़ा मजा आता है। दूसरा लेखक यहाँ कहते हैं कि जो उसमें साथी मिल जाता है वह मुझसे मेरी निगाह चुराता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे देख रहा है कि मैं एक लगातार किसे देख रहा हूँ। मैं किसे देखकर नाक बहुत सिकोड़ रहा हूँ, किसे देखकर मैं नाराज हो रहा हूँ। मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी कौन है? इन बातों पे कोई निगाह रखे यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रेल यात्रा में जब मैं खिड़की के बाहर से प्राकृतिक दृश्य को देखना चाहता हूँ, मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष के डाली पर पांव टिकाए बच्चे के देखने में जा उलझती है और कैमरा हिल जाने से जिस तरह से सारा दृश्य गायब हो जाता है, उसी तरह से मैं सोचता रह जाता हूँ कि आखिर मैं क्या देख रहा हूँ। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को देखना चाहती है, पर जिस तरह आँख में कंकरी चले जाती है उस तरह से बीच में पहाड़ी आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पंछियों के साथ अनंत के ओर और छोर को नापना चाहता है और उसी बीच मेरी रेल गुफा में प्रवेश करती है। तब मेरा लाचार मन सुरंग से बाहर पतली लकीर के निकलने का इंतजार करता है और उस समय मेरा मन बाध्य हो जाता है। लेखक ने बताया है कि मुझे बस की यात्रा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके बगल में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो आपका मनपसंद ही हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने के बावजूद भी वह आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता है। प्रश्नों के माध्यम से अगर आपने उसे छेड़ने की कोशिश की तो वह सिर्फ हाँ या हूँ में जवाब देता है और मुंह लटकाकर खिड़की के बाहर देखने लगता है। कभी कभी ऐसा साथी मिल जाता है कि आप सुने या ना सुने, लगातार प्रश्न वो आपको तब तक करता रहेगा जब तक कि दो में से एक उस रेल से उतर न जाए। लेखक ने यह कहा है कि जो सुपर फास्ट ट्रेन है और एक्सप्रेस है, इसमें से मुझे एक्सप्रेस में सफर करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सुपरफास्ट किसी विशिष्ट व्यक्ति की तरह होती है। रास्ते में मिलने वाले जो बरोबरी के लोग हैं उसकी उपेक्षा करती है और बड़े से मिलने को जाती है। उसे अपने गति पर नाज होता है, अपनी गति पर उसे बहुत घमंड होता है। लेकिन जो एक्सप्रेस है वह किसी दोस्त की तरह दूर से ही स्टेशन को देखकर अपनी चाल धीमी करती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो एक मित्र जिस तरह से दूसरे मित्र से जुदा होता है उस तरह से वह धीरे गति से चलती है। मुझे तो भाई साहब रेल की यात्रा करते समय खिड़की से दुनिया देखने का बड़ा मजा आता है, लेकिन
उस समय शीशे के डिब्बे वाले बाइस्कोप में देखने की तरह वो होता है, लेकिन कोई देखने दे तब ना। जैसे ही मैंने मेरे रेल के डिब्बे में पाँव रखा, अपने सीट पर जाके बैठा, तो मेरे पास का सहयात्री मेरे झोले से झांकते हुए अखबार की ओर देखता है और पूछता है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? भले ही वह अखबार मैंने अभी अभी खरीदा है, उसके पन्ने खोलकर भी नहीं देखे, उसके पन्ने पलटकर भी नहीं देखे, लेकिन मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, इंतजार किए बिना मेरा अखबार उनके हाथों में होता है और मेरी स्थिति मांगने वालों की तरह हो जाती है। मैं उत्सुकता से देखता हूँ कि वो अखबार मुझे कब वापस करता है, अब लौटाता है या तब लौटाता है, लेकिन वह सज्जन जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से इधर उधर फेंक देते हैं, डाल देते हैं और मांगने वाले को इस शान से देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वह उनकी निजी संपत्ति हो। और देखते देखते ही समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर रेल के डिब्बे में चक्कर काटने लगते हैं। मजे की बात तो यह है कि रेल यात्रा करते समय हमें अनुभव होता है कि समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं। कोई संपादकीय पन्नों से, कोई ललित निबंध से वहां अपना सीट झाड़ता नजर आता है और कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ता है। बेचारे समाचार पत्र निकालने वाले को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं। जब मैं सबसे परेशान होकर पिछली सीट पर अपना सिर टिकाए रहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ, तभी मेरा सहयात्री प्रश्न पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, भोपाल। भोपाल गाड़ी कितने बजे पहुँचती है? मैंने जवाब दिया, 3:15 बजे। तो तुरंत उनका तर्क रहता है 4 बजे पहुँचती थी। मैंने कहा, टाइम बदल गया होगा। तो बोले, गाड़ी तो कई जगह खुली होती होंगी, आज की तारीख में पहुँच जाए यही गनीमत है। मुझे ऐसा लगा चर्चा का अंत हो गया। तभी तीर की तरह एक प्रश्न उछलता है, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल में? मैंने जवाब दिया, हबीबगंज। तो सवाल पूछते हैं कि हबीबगंज में आप कहाँ उतरेंगे? हबीबगंज में ही आप क्यों उतरेंगे? मैंने कहा, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। जैसे ही मैंने कहा वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है, उन्होंने चिढ़कर कहा, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए आपसे ऐड लेंगे। इससे अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरे, 4 कदम पैदल चले, वहां आपको टेम्पो मिल जाएगा, 50 पैसे दीजिए और टीटी नगर पहुंच जाइए और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या आप अरोरा कॉलोनी भी पहुंच सकते हैं। मैंने सोचा अगर मैं इसे ज़्यादा वार्तालाप करूंगा तो कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में मुझे न बैठा दे, इसलिए मैंने चुप्पी साध ली। मैं चुप हो गया। लेकिन यहाँ लेखक व्यंग्य से यह कहते हैं कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके सहयात्री के प्रश्नों का आपको जवाब देना ही होगा। फिर से उन्होंने पूछा, भोपाल में क्या करते हैं, किस लिए जा रहे हो? मैंने कहा, मीटिंग में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहना शुरू किया, मैं तो वल्लभ भवन में अकाउंट सेक्शन में हूँ, लोगों के बिल बनाते बनाते मेरा वेतन निकल आता है, सरकारी क्वार्टर में ठाठ से रहता हूँ, बीवी और 2 बच्चे। लेखक व्यंग्य से कहते हैं कि उसमें अगर आपको रेलवे का कर्मचारी अगर मिल जाता है तो आपको पूरी यात्रा में सिर्फ शटिंग की आवाजें सुनाई देंगी। वो कहेगा, 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पे अगर खड़ी हो गई तो रात घर वापस लौटना मुश्किल है। और उन्होंने व्यंग्य से यह कहा मेल और माल के बारे में। मेल गाड़ी को रोककर माल गाड़ी को पास करना पड़ता है क्योंकि माल पे बिगड़ने का डर रहता है। मेल में बैठे हुए यात्री बिगड़ते नहीं हैं, अरे नाराज भी नहीं होते। क्या खाक नाराज होंगे? अगर उन्हें शिकायत करना हो तो उन्हें शिकायत पुस्तिका पर शिकायत करनी पड़ती है। जब तक कि वो शिकायत पुस्तिका मांगेंगे तब तक रेल चली जाएगी। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती है।
एक ने मुझे आकर पूछा 10 बजे आने वाली गाड़ी कब आएगी। एक ने पूछा छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ आकर खड़ी रहेंगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे शक हो कि छोटी लाइन वाली गाड़ी बड़ी लाइन में आकर खड़े हो जाएगी। एक आदमी ने तो हद कर दी और मुझे पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वाले जो लोग होते हैं उनके बाहर जाने का रास्ता किधर है। मैंने उन्हें कहा, बैठ जाओ मेरे पास, मैं एक दिन इसी तरह पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। मेरे एक सहयात्री ने मुझे आरक्षण के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे यह पूछा कि यात्रा करते समय क्या आप आरक्षण करा लेते हैं। मैंने कहा, यह तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण की यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। तो वे बोले, आप बड़े अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण में है। दफ्तर में आप चक्कर काटिए, तब कहीं जाकर आपको एक सीट मिलती है, शान से आप उस सीट को शान से आप उस जो आरक्षण है उसको लेते हैं, जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में बैठते हैं। लेकिन जब कंडक्टर आता है और आप जब उसे आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वो आपको हिकारत की नजर से देखता है, आपको नफरत की निगाह से देखता है, मानो वह यह कह रहा है कि आपके पास टिकट है तो क्या देखना, अगर टिकट न होता तो देख लेता। दूसरे यात्री की तरफ वो मुड़ता है जिसके पास न टिकट है न आरक्षण है। इशारे इशारे में कुछ बातें होती है, वह जहाँ जाना चाहता है, जहाँ तक जाना चाहता है, जिस सीट पर बैठना चाहता है वहाँ उसे जगह मिल जाती है। तो यहाँ लेखक ने व्यंग्य से कहा है कि आपने देखा होगा रेल के डिब्बों में लिखा रहता है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन उसके पीछे एक अलिखित इबारत होती है, प्रार्थना होती है, जिसमें यह बताया जाता है भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। शाम हो गई थी, डिब्बे की बत्तियां जल गई थी, लोगों ने अपने अपने होल्डर बिछाने शुरू किए। मैं भी थक गया था, सर दर्द हो रहा था, मैंने गोली खाई और लेटना चाहा। मेरे सहयात्री ने मुझे देखा और पूछा, क्या आपको सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा, हाँ। तुरंत उसने कहा, पैसे वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, रिएक्शन हो जाएगा। और पूछा, कल क्या खाया था, कहीं रास्ते में पूरी कचौरी तो नहीं खा ले, क्योंकि रेलवे के जो ठेकेदार होते हैं यह बासी पूरी कचौरी को उबलती कढ़ाई में डालकर गर्म कर लेते हैं और बेचने लगते हैं। जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो कहते हैं, हाथ लगा कर देख लो, ये सब गर्म है, ताज़े हैं, और इस तरह से अपनी जेब गर्म करते हैं। मैं तो पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलकर खाने का मजा कुछ और ही होता है। उन्होंने फिर पूछा, क्या आपको सिर दर्द बहुत दिनों से है, ये पैतृक है या सिर्फ आपको ही है। तो मैंने व्यंग्य से कहा, मेरे घर में सभी को सिर है, अतएव सिर दर्द होना स्वाभाविक है। उस पर उन्होंने कहा, आप बिना सिर पैर की बातें करते हैं, जिसके पाँव में शनि होता है उसे भी सिर दर्द होता है, जिसके पेट में गैस होती है उसे भी सिर दर्द होता है। तो मैंने अंत में थक कर हार कर यह कहा, आप सही फरमाते हैं, मैं घर से भला चंगा निकला था, ट्रेन में बैठा तभी मुझे कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मेरा मन खुशी से नाच रहा था, लेकिन हम सफर सहयात्रियों ने मेरा सिर खाना शुरू कर दिया है। बेचारा सिर दर्द न करे तो क्या करे। सच कह रहा हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से परेशान नहीं हूँ, मैं हम सफर यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। इस तरीके से लेखक ने यहाँ यह कहा है कि हम रेल यात्रा जब हम करते हैं तो हमें ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए और हमें लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए, बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। इस पर करारा व्यंग्य इस पाठ से लेखक ने की है और बहुत ही सुंदर हास्य व्यंग्य निबंध यहाँ पर पंडित राम नारायण उपाध्याय जी ने पेश किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।